हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाले सब्जेक्ट का लास्ट सेशन है। ये हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाला लास्ट सेशन है और कल से दोस्तों तुरंत जो है इंग्लिश पर आपको मॉर्निंग में 10 बजे क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएगी, डेली मॉर्निंग में। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके एग्जाम से पहले हमारा टारगेट है कि आपका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाए, इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के साथ में। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक है जो कि हिंदी का शब्द रचना। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो सकते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। लगभग दोस्तों 20 प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट है उनको भी बता दें कि सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं और सिर्फ शॉर्ट क्लासेस नहीं, बल्कि विस्तार पूर्वक सेशन भी हमारे इसी चैनल पर यूट्यूब पर ही अपलोड किए गए हैं। फुल डिटेल सेशन अपलोड किए गए हैं जिन्हें आप निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। और इसके अलावा आप उनकी नोट्स भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के। प्रत्येक सेशन की जो भी हम लेक्चर लेते हैं उस प्रत्येक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स अवेलेबल हो जाता है और प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपने अनुसार और आप अपने सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आइए पहला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर 4 शब्द दिए गए हैं आपको, है ना। 4 शब्द दिए गए हैं, ये 4 शब्द है और पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका भेद नहीं है, अंतर नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में से आपको यही बताना है कि अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो कौन से शब्द का अंतर अर्थात कि भेद नहीं है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रत्येक सेशन में रिपीट करते आया हूं, एक बार फिर आपका 1 मिनट लेकर के रिपीट कर रहा हूं। दोस्तों जब देखिए यहां पर मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता, अगर डिटेल डिस्कस करूंगा तो ये 10 या 15 मिनट का सेशन नहीं रह जाएगा, बल्कि फिर ये आधे घंटे से पौने घंटे का सेशन हो जाएगा, है ना। 30 से 45 मिनट के आसपास का सेशन हो जाएगा, जो कि हम डिटेल क्लासेस में करते हैं। डिटेल क्लासेस में तुरंत बाद में इस फाउंडेशन के कंप्लीट होते ही तुरंत बाद में हमारी डिटेल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी फाउंडेशन पे, जो कि अगले नेक्स्ट ईयर में आने वाले बच्चों के लिए होगी। आपका एग्जाम चूंकि आ चुका है ना, तो आपका एग्जाम आ चुका है, इसीलिए फाउंडेशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये MCQ अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर वाली सीरीज को स्टार्ट किया है। लेकिन हम जो है टोटली सब्जेक्ट को विस्तार से पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं, तो वो सेशन जो है अलग से आएंगे, है ना, इसी चैनल पर ही आएंगे। जो नए स्टूडेंट हैं, जो जिनका एग्जाम अभी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। आइए, तो उसी में ये सब सीखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ना। तो अर्थ के आधार पर शब्द के अगर हम अंतर की बात करें, भेद की बात करें, तो दोस्तों यहां पर एक ही ऐसा शब्द है, देखिए विलोम एकार्थी, विलोम शब्द, एकार्थी और ध्वन्यार्थक शब्द, इनका भेद अवेलेबल है। लेकिन अभिकार शब्द है, इसका कोई भेद नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन रूढ़ शब्द नहीं है। निम्न में से चार दिए गए हैं, 4 में से निम्न में से कौन सा रूढ़ नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन द करेक्ट हो रहा, महर्षि। ठीक है ना, स्त्री, पत्थर, देवता और महर्षि, तो इनमें से महर्षि जो शब्द है ये रूढ़ शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। देशज, बस हमको इनका नाम याद रखते हुए चलना है दोस्तों ना। देशज शब्द कौन सा नहीं है। देखिए अब एग्जाम में आपसे इसका उल्टा ही पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्या पूछेगा, रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है ना। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए जो रूढ़ शब्द है, बाकी 1 ऑप्शन दिया गया जो रूढ़ नहीं है। लेकिन एग्जाम में उल्टा भी किया जा सकता है इसका, कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो 3 ऑप्शन आपके पास में, 3 ऑप्शन दोस्तों जो है रूढ़ शब्द नहीं होंगे उनका दिया जाएगा, और 1 आपको रूढ़ शब्द दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ना ये चारों ऑप्शन ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। 4 ऑप्शन ध्यान में रखिए, उसके बाद ही जो है आपका ये काम बन पाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, देशज शब्द बताना है आपको कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, घेवर, बेल, मिष्ठान और खीर। इसमें से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द। तो दोस्तों देशज शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन आ, घेवर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर निम्न भाषा के शब्दों के कितने भेद किए गए हैं। रचना के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के कितने भेद किए गए हैं, रचना के आधार पर। अब अगर आपने पार्ट पढ़ा होता तो पार्ट में क्लियर दिया गया है ना, क्लियर दिया गया है कि रचना के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर शब्दों के किस किस प्रकार से भेद किए गए हैं।
है ना। तो इसी प्रकार से रचना के आधार पर यहां आपको बताना है कि रचना के आधार पर शब्दों के, हिंदी भाषा के शब्दों के कितने अंतर है, कितने भेद है, कितने प्रकार है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बा, ठीक है ना, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कि 3 भेद किए जाते हैं शब्दों के, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मयंक के पर्यायवाची है, बाकी एक ऐसा है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। बताइए, चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना या चंद्रातप? इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन आ हो जाएगा, चांदनी। चांदनी मयंक का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों जो है पर्यायवाची है मयंक के। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ष घोष नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ष घोष नहीं है? कौन सा वर्ष घोष नहीं है? वर्ष घोष नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये वाला पार्ट में आप टोटली कंफ्यूज रहेंगे। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना, उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा इस वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, वर्ष घोष बताना है इसमें, है ना। और इसका राइट ऑप्शन होगा, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। अभी आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो जितना बता रहा हूं बस उतना कर लीजिएगा आपका हो, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, डिटेल क्लासेस पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है। 25 तारीख से आप लोगों के फाउंडेशन के एग्जाम है, इतना समय हमारे पास नहीं बचा है कि हम डिटेल क्लासेस ले लें। और डिटेल क्लासेस चालू करेंगे तो संभवतः 25 तारीख तक शायद एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए विस्तार क्लासेस में, है ना, डिटेल क्लासेस में। इसलिए जो मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में दे रहा हूं आपको, बस उनका अच्छे से रिवीजन लगा लीजिए, दैट्स ऑल, हो जाएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गेहूं का तत्सम शब्द बताना है क्या है। गेहूं का तत्सम, गोहूं, गोधूम, गोहू या गोधूम? इसका राइट ऑप्शन होगा द, गोधूम। जो गोधूम शब्द है यही गेहूं का तत्सम शब्द कहलाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? किस शब्द का एक वचन है? 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। देखिए, डिबिया, 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 डिब्बे और इनमें से कोई नहीं। अब कुल मिलाकर के एक वचन बताना है, मतलब कि बहुत सारी वस्तुओं में से एक वस्तु इंडिकेट करना है आपको। तो बहुत सारी वस्तु है ना, तो यहां पर उसका एक वचन पूछा गया है प्रश्न में। तो 3 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, डिबिया, डिबिया और डिब्बे। इनका एक वचन बताना है। इसका मतलब ये समझिए कि डिब्बे, डिब्बा जो है ना, डिब्बा, इसका बहुवचन कौन सा होगा? सही प्रश्न होगा कि डिब्बा का बहुवचन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? दा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दा? देखिए, डिब्बे मतलब कि क्वांटिटी में ज्यादा और डिब्बा मतलब एक, है ना, तो बहुवचन से एक वचन निकालना। क्लियर है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्त्रीलिंग पर पहचानना है आपको। चना, बाजरा, उड़द, अरहर। अब इनमें याद रखें 3 ऑप्शन ऐसे हैं, 3 शब्द ऐसे हैं जो पुरुषलिंग है और एक शब्द है जो स्त्रीलिंग है। कौन सा होगा? इसमें अरहर ही होगा। अरहर जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी तीनों चना, उड़द और बाजरा जो है पुरुषलिंग है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुरुषवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों में बताना है आपको कि सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। इनमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? 3 शब्द ऐसे हैं जो सर्वनाम के भेद है और एक है जो नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बा। कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। जो गुणवाचक शब्द है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, रसगुल्ले में मिठास अधिक है। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विश्लेषण बताइए। इसका विश्लेषण क्या होगा? रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इसका विश्लेषण कीजिए आप लोग। मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी? क्या होगा इसका विश्लेषण? इसका विश्लेषण होगा दोस्तों मीठा। क्या? मीठा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्यों का यार हिंदी ना बहुत आसान है, बस इसी प्रकार कभी कभी किसी किसी प्रश्न को देखकर ये लगता है कि यार ये क्या मजाक कर रहे हैं, है ना, और किसी किसी प्रश्न को देखकर ये लगता है कि कितना हार्ड पूछा गया है। लेकिन एग्जैक्टली पता है इसका उल्टा होता है। जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, तो जिसको हम मजाक समझ रहे थे ना, उस प्रश्न को हम एग्जाम में लगा नहीं पाते, और जिसको हार्ड समझ रहे थे उसको आसानी से हम एग्जाम में कर पाते हैं, है ना। हिंदी की विशेषता है ये, और इसीलिए हम लोग हिंदी में अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। अगर हिंदी में अच्छे नंबर लाना है ना, तो याद रहे दोस्तों, सभी प्रश्नों को एक ही दृष्टिकोण से पढ़ें।
चाहे वो कितना भी आसान हो, कितना भी आसान हो, उसको पूछने का उनका एक नजरिया होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके से जवाब देंगे तो एग्जैक्टली आपके नंबर कोई काट नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो कितने आधारों में किया जाता है? वाक्य का ना, अब यहां पर शब्दों का वर्गीकरण नहीं आ रहा है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों में या फिर कितने प्रकारों से किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5 आधारों पर। कितने आधार पर दोस्तों? तो पूरे वाक्य का जो वर्गीकरण होता है ना, वो भी शब्दों की तरह ही 3 आधार पर होता है, 3 तरीके से होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, ध्यान दीजिएगा, यहां उद्देश्य और विधेय है ना पूछा गया है, तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? सरल कहेंगे, एकल कहेंगे, मिश्र कहेंगे या संयुक्त कहेंगे? राइट ऑप्शन होगा इसका सरल वाक्य। याद देखिए, जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य हो वो सरल वाक्य कहलाएगा। हालांकि जब आप ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो ग्रामर वाले पार्ट में आपको पूरा विस्तार समझाऊंगा इन चीजों में। तो ये प्रश्न है ना, आपको अलग से रिवीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डिटेल क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें अलग से रिवीजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप उस पार्ट में ही इस तरह समझ जाएंगे कि चाहे कोई सा भी क्वेश्चन फिर पूछ ले एग्जामिनर, आप आराम से उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। और मैं तो फिर भी आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, एक बात याद रखिए, इसका आपने क्वेश्चन आंसर लगाए ना, ये क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करने से पहले एक बार अपनी पुस्तक में खोल करके इस वाले पार्ट को जरूर पढ़ ले। प्रत्येक सेशन का मैं इसीलिए मेरा उद्देश्य ये रहा है कि मैं चाहता ना तो शायद 3 या 4 लेक्चर में 1-1 घंटे के 3-4 लेक्चर लेता और सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड कर देता आप लोगों को। लेकिन उसमें आप लोग जो है ना सिर्फ टोटली क्या करते, सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ही पढ़ते। पर मेरा उद्देश्य ये रहा है कि प्रत्येक पार्ट पर आपको एक सेशन देने का के पीछे का उद्देश्य जो है वो ये है कि आप लोग पहले सेशन को देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में जाकर के, उसके बाद में अपनी पुस्तक खोलो और उसी पार्ट को जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसी पार्ट को पूरे डिटेल जो लिखा हुआ है वो सबको पढ़िए पहले एक बार। सिर्फ एक बार रीडिंग करना, सिर्फ एक बार रीडिंग करना। उस रीडिंग को करने के बाद में ये पीडीएफ को लीजिए और इसका रिविजन लगाइए। फिर आप देखेंगे कि आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे छूट रहा हो, प्रत्येक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा फिर, है ना। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती हिंदी में दोस्त, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको बिल्कुल बेसिक संस्कृत से उठा करके हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज या विदेशज। क्या कहते हैं दोस्तों? तो तत्सम शब्द होते हैं वो, जिनको हम संस्कृत के शब्दों को बिल्कुल हूबहू हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें रूढ़ शब्द पूछा गया है आप लोगों से। वो पहले प्रश्न क्या था? कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है ना, कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। देखिए दूसरा प्रकार भी पूछ लेगा यहाँ पर आपसे कि रूढ़ शब्द, अब आपको यहाँ पर रूढ़ शब्द पहचानना है। वाचनालय, समतल, विद्यालय और पशु। वाचनालय, समतल, विद्यालय और पशु, इनमें से रूढ़ शब्द आपको बताना है। इसमें रूढ़ शब्द है पशु। क्या है? पशु। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। रचना के आधार पर पूछा गया है ना, रचना के आधार पर बताना है कि कौन सा शब्द जो है रूढ़ योग रूढ़ है। पवित्र, कुशल, जलज या विनिमय। पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज, इनमें का राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा जलज। जलज शब्द जो है ये योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता मतलब समझ ना, जो शब्द स्वतंत्र नहीं रह सकते, किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर के उनका प्रयोग होना ही आवश्यक होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे दोस्तों? स्वतंत्रता सत्ता धारण ना करने वाले शब्द। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम यहाँ पर यौगिक शब्द कहते हैं। क्या? यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्ति करने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से नहीं है, बल्कि अब यहां पर क्या पूछ रहा है वो? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द।
बहुत माइनर सा डिफरेंस निकालने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, जिनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, अंतर होता है, छोटा सा अंतर होता है, प्रयोगात्मक होता है, वो समानार्थक होता है, अनेकार्थक होता है या विपरीतार्थक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है समानार्थक शब्द, जिनमें बारीक सा अंतर होता है ना, उसको तो बोलते समानार्थक शब्द, है ना। अब समानार्थक का मतलब ये भी नहीं कि 100% समानार्थी हो, वो उसके समान ही हो, छोटा सा माइनर सा अंतर होता है, उसमें लगभग 2-3% का अंतर होता है, उसी को हम समानार्थी शब्द बोल देते हैं, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके, मतलब अलग अलग भाग हो सके, उन शब्दों क्या कहेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित कहेंगे दोस्तों। तो उसको भी हम यौगिक शब्द ही कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आज आपका हिंदी फाउंडेशन का शॉर्ट सीरीज जो होती वो आज कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 19 के साथ ही। क्लियर है। प्रत्येक टॉपिक पर हमने एक एक सेशन लेकर के आप लोगों का दोस्तों हिंदी कंप्लीट कराने का प्रयास किया है, और मेरा पूरा दावा है, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। और ये दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस जो मैं पीडीएफ 10 सेशन के माध्यम से जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की है, 10 ही पीडीएफ की अगर आप बेहतर तरीके से रिवीजन लगा लेते हैं, 3-4 बार उन पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाली को ही 10-10 मिनट में आप पढ़कर बाहर हो जाएंगे। अगर इस तरह से अगर आप दोस्तों अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं पूरे दावे से बोलता हूं कि आपका हिंदी का पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। बताइएगा मुझे कमेंट करके दोस्तों, हिंदी वाला ये 10 शॉर्ट सेशन जो है, 10 सीरीज वाला, 10 लेक्चर वाला कैसा लगा। अगर ये आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप में मोटिवेट हो पाऊं और इसी प्रकार के सेशन आपको इंग्लिश में भी दे पाऊं। कुछ सेशन दे चुका हूं, लेकिन उसको और कंटिन्यू कर पाऊं आगे। इसके अलावा आपको उद्यमिता विकास में और महिला सशक्तिकरण के भी इसी प्रकार के शॉर्ट सेशन में आप लोगों के सामने लाकर लेकर के आ जाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके डिमांड करते हैं तो, है ना। कल से ही दोस्तों स्टार्ट कर देंगे, बस आपको सिर्फ कमेंट करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कमेंट में आपको डिमांड करनी है। क्लियर है। कंप्लीट हमारा हिंदी। सो दोस्तों, शुरू से साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब तो चूंकि आपका त्योहार भी हो चुका है ना, फ्री हो चुके हैं आप लोग, अब इंतजार किस बात का है, इंतजार नहीं करना है, अब भिड़ जाइए तैयारी में दोस्तों। अब और कोई रास्ता नहीं आप लोगों के पास में, समय बहुत कम बचा है, समय भी लगभग समाप्त हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। जल्दी से अब सिर्फ और सिर्फ स्टडी होना चाहिए अच्छे से। और स्टडी में भी क्या करेंगे आप लोग, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ रिवीजन लगाना है आप लोगों को, सिर्फ रिवीजन। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन लगाइए। फाउंडेशन की क्लासेस आपकी जो है 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप चारों सब्जेक्ट का रिवीजन लगा सकते हैं। और चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 25 तारीख से पहले हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट करूंगा, सो हिंदी कंप्लीट करके आपके सामने रख दी है मैंने। इंग्लिश भी मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करवा दूंगा, 25 से पहले कंप्लीट करवा दूंगा, आपको सिर्फ रिवीजन लगाने का बोलूंगा। उसके बाद में उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण दोनों को एक साथ लेकर आके आएंगे। एक सेशन आपका मॉर्निंग में 10 बजे होगा और एक सेशन आपका इवनिंग में होगा। इस तरह से उसको भी जल्दी दोस्तों बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए। क्लियर है। बाकी कोई समस्या हो मुझे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।